ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके झा सर का रेलवे समान विज्ञान का वॉल्यूम 2 का। आज हम प्रैक्टिस सेट 41 से लेके 45 तक करने वाले हैं। 40 तक हम कर लिए हैं, ये 41 से 45 तक करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, आपका लाइक अपने इस भाई को मोटिवेट करेगा और ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने इस भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जुड़िएगा, वहाँ PDF में प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जूलॉजी में आप किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? केवल जीवित जानवर का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का? तो जूलॉजी जो होता है इसमें हम जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक अगर देखा जाए तो अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? तो हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ जो होती हैं वो हृदय धमनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियाँ कहलाती हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठक में बटा होता है जिसमें 2 आलिन तथा 2 नीले पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस एक क्या है ये आपको बताना है। तो सिलिकोसिस जो होता है ये फेफड़े से संबंधित रोग होता है। क्या होता है? फेफड़े से संबंधित रोग होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सिलिकोसिस जो होता है धूल कणों में उपस्थित सिलिका के शोषण के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। यानी कि सांस जो लेते हैं धूल कण के उपस्थिति के साथ ये सिलिका शोषण के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है, जिसके कारण ये सिलिकोसिस हो जाता है। ठीक है, और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों की जड़ों का कार्य कौन नहीं? प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण या पौधों का सहारा प्रदान करना। तो पौधे का जड़ का जो काम होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो पत्ती के द्वारा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम की जो उपस्थित होती है सबसे भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक अंतर्द्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं। क्या होता है? अंतर्द्रवी जालिका से की कला से राइबोसोम उसमें लगे रहते हैं। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई, बहुत सपोर्ट कीजिएगा, मुझे बहुत सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है। दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजेनाइज किया जाता है। तो दूध को कैसे होमोजेनाइज किया जाता है? तो इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है, जिससे क्या होता है? देखिए, एक रूपन यानी होमोजेनाइजेशन जो होता है ये प्रक्रिया दूध की क्रीम में उपस्थित वसा कणों को सूक्ष्म आकार में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वह दूध समान रूप में वितरित रह सके। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रक्रिया के द्वारा दूध की क्रीम इकट्ठी होकर ऊपरी सतह पर नहीं आती है और दूध गाढ़ापन और प्राकृतिक एक रूप हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग होता है वो क्या होता है? तो मलेरिया जो होता है ना ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है?
मलेरिया रोग जो होता है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा परजीवी द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर एक कागज की पर्ची की अपेक्षा सिक्का अधिक तीव्र गति से गिरता है, क्यों? क्योंकि सिक्का पर वायु प्रतिरोध कम लगेगा। क्या सिक्का को गिराइएगा, वेट उसमें रहता है, धड़ाक से नीचे गिरेगा। इसका रीजन यही है कि सिक्के पर वायु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम लगेगा। अगर आप पेपर को गिराइएगा तो पेपर हवा के साथ, हवा के प्रेशर में रहेगा, प्रतिरोध में रहेगा, इसलिए उसमें समय लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसको नीचे कर लें, कि यदि एक सरल लोलक का 1 सेकेंड में दोलन F एवं L उसकी प्रभावी लंबाई है एवं G गुरुत्वीय त्वरण है तो समयावधि T को दिया जाता है। सिंपल सा चीज़ जानते हैं हम कि सरल लोलक 1 सेकेंड में दोलन इतना करता है, प्रभावी लंबाई ये है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो समयावधि क्या हो जाएगा, T बराबर क्या होता है, 2π√L/G। सिंपल सा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है। तो ये जो प्रक्रिया होता है ये विकिरण प्रक्रिया से होता है। क्या होता है, जब निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किसके कारण होता है, ये विकिरण प्रक्रिया के कारण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। ये किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है। देखिए, किसी भी पिंड पर अगर तरल रूप से अगर डूबा है या आंशिक रूप से डूबा है तो उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह नियम जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा स्पष्ट होता है। किसके द्वारा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। एक वस्तु की गति में परिवर्तन एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन एक वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। तो असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, तो वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बना, ये असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, एल्युमिनियम में होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम की ध्वनि की गति की बात की जाए तो 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। स्टील की बात की जाए तो 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। और निकल की बात की जाए तो 6040 मीटर पर सेकेंड होता है। और आयरन की बात की जाए तो ये 5130 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, एल्युमिनियम में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। अनुक्रम कौन सा सही है, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पैगोलिन, कच्छपबाज, सैलमेंडर, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा। तो सबसे सैलमेंडर, अजगर, कंगारू, ये निम्नलिखित अनुक्रम सही है, सैलमेंडर, अजगर, कंगारू। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के निम्नतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी के निम्नतम प्रतिक्रियाशील तत्व की बात की जाए तो ये उत्कृष्ट गैस होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि डेमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। डेमित्री मेंडलीफ ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खाने का नमक किससे बना होता है। तो खाने का जो नमक होता है ये एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन,
क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। क्या होता है? क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट, 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार के प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तब क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। अब देखिए थोड़ा सा, R बराबर रो एल बाई ए है, प्रतिरोध 9 है तो ये रो एल बाई एरिया क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर है। अब इसको दुगना बोल रहा है कि इसको दुगना कर देने पर तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी कि तार को दुगना कर दिया जाएगा। जब ई पाई आर है, अगर यहाँ पे R1 बराबर रो एल बट्टा पाई 2R स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा रो एल बाई 4 पाई R स्क्वायर। समीकरण 2 अगर इसे मान लें, इसको हम समीकरण 1 मान लें तो इन दोनों समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, ये तो 9 है, 9 बट्टा R1 बराबर ये हो जाएगा, हम यहाँ रो काट देते हैं, एल कट जाएगा यानी कि 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4 यहाँ बचेगा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए, इसको लिखते हैं यहाँ रो एल बट्टा पाई R स्क्वायर बट्टा रो एल बट्टा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है। तो ये रो तो कट जाएगा, एल बट्टा 4 पाई R स्क्वायर गुना 4 पाई R स्क्वायर बट्टा 4 पाई R स्क्वायर बट्टा एल, यानी कि यहाँ बच गया 4 पाई R स्क्वायर। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर 9/4, 9/4 यानी कि 2.25 ओम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड जो होते हैं ये आमतौर पर अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है। सबसे हाइड्रोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट की बात की जाए तो ये आपका फ्लोरीन ही होगा। क्या होगा, देखिए इसका फ्लोरीन क्या होता है, एक अति प्रबल ऑक्सीकारक और आयोडीन एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है। तो फ्लोरीन, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध होता है। किसमें सबसे बड़ा, तो क्लोरीन सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध होता है। ठीक है। उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आँख के किस भाग पर वस्तु प्रतिबिंब बनता है, तो आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्णधानता का दूसरा नाम क्या होता है। वर्णधानता आँखों का एक रोग होता है जिसमें रोगी को क्या होता है, लाल एवं हरे रंगों का बोध नहीं पता चलता है। तो ये वर्णधानता का दूसरा नाम क्या होता है, ये डाल्टन प्रभाव होता है। तो इसका दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सी विटामिन उत्पन्न होती हैं। तो प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होती है। क्या होती है, विटामिन डी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 41 था। अब हम प्रैक्टिस सेट 42 देख रहे हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है हम प्रैक्टिस सेट 42 का देख रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या हो जाता है, तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती प्रमात्रा के धनात्मक और ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहते हैं।
तो इसके पर संपूर्ण सेट को चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्र। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। एक अति चालक दिखाता है, क्या दिखाता है? तो एक अति चालक दिखाता है पैरामैग्नेट, क्या दिखाता है? अति चालक पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है तो क्या होता है? ये एन प्रकार का एक अर्धचालक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है क्योंकि धातु के वाष्पन के कारण ये होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्टील में कितना कार्बन होता है। तो स्टील में कितना कार्बन होता है? तो 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्रोमियम एवं लोहा किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में किया जाता है? तो ये आपका एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। स्टील के संरक्षण के प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का एक्स नहीं है। तो एल्युमिनियम का एक्स कौन सा नहीं है? क्लोराइड, बॉक्साइट, फेल्डाइट, एजुराइड जो है ये एल्युमिनियम का एक्स नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन डैश के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो होता है ये शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या रहता है? विद्यमान रहता है, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट, आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम डैश के संबंध में सुनते हैं। तो आरएच कारक एक शब्द होता है जिसे हम रक्तदान के संबंध में सुनते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके लिए थोड़ा सा यदि एबी रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसे अपना रक्तदान कर सकता है? ठीक है, पत्नी ए, पुत्र ए बी, मित्र ओ, पुत्री बी। तो ए बी रुधिर वर्ग है तो ये सभी क्या कर सकते हैं? ये सभी कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी कर सकते हैं क्योंकि रक्त समुदाय ओ को वैश्विक दाता यानी सर्वाधिक दाता कहा जाता है। इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। जबकि ग्रुप ए बी जो है सर्वग्राही होता है। ए बी जो है सर्वग्राही, ए भी ले लेगा, बी भी ले लेगा, ए बी भी लेगा और ओ भी ले लेगा। ठीक है, मानव रक्त के 4 समूह होते हैं, ए बी तथा ओ। ठीक है, तो ये सभी को एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेने दीजिए कि जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है? ये किस तंत्र द्वारा? ये तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉस में स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को डिलीट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका CLS का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी एरर है जिसकी पहचान प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय की जाती है? जिसकी पहचान प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय की जाती है। ये रन टाइम जो एरर होता है, रन टाइम एरर की पहचान जो है प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है, हाँ या ना में 0 1 1। तो कंप्यूटर जो किसी भी डेटा को 0 एवं 1 के रूप में ही स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पायरेला किस फसल का कीट होता है? तो पायरेला जो है ये गन्ना का कीट होता है। पायरेला जो है ये गन्ना का कीट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। दीमक को यह भी कह सकते हैं चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी या श्याम चींटी।
दीमक को हम श्वेत चींटी भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है आपका पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। किसे? पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से संबंधित उत्पादन से संभव है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि के फलों में जो है बिना परागण के भी फल का विकास हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलो जूल ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर 2 ग्राम कितना, हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन में जलकर 290 4 ग्राम हाइड्रोजन के गैस को, हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर 2 ग्राम, तो 4 ग्राम उत्पन्न अगर करेगा, 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 ग्राम से 290 गुना 2 यानी कि 580 किलो जूल, 29×58। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायु में भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह क्या होता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है किसमें, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है केरोसिन में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। CaC2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिस सेट नंबर हम 43 देखने वाले, क्या देखने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 43। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है ये कान की हड्डी होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और बड़ी हड्डी की बात की जाए तो जांघ की हड्डी होती है जिसे हम फीमर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, तो आवरण रहित बीज किस में पाए जाते हैं, तो ये देवदार में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देवदार पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाए तो सेड्रस डेओडारा है। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने पर और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, तो ये एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है, तो सहायक उत्तकों को संवहनी उत्तक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है, तो मोनोसैकेराइड शर्करा कौन नहीं है, ये माल्टोज जो है मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। तो ऑप्शन ए डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है ये डैश होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है, तो चालक का विशिष्ट का प्रतिरोध जो होता है ये चालक की बनावट पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, तो मृग मरीचिका का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, एक्स किरणों की ऊर्जा जो होती है सबसे अधिकतम होती है।
रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त किरण, दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक किरण, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सारी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है। तो मक्का में सफ़ेद कली जो होता है ये जिंक की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक्टिनियम जो होता है ये रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व होता है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा ये क्वेश्चन। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, कैडमियम की रॉड क्या काम करती है। तो ये क्या काम करती है कि चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में आपका इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। तो क्षार स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं। क्या होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन कोशिका है। प्रजनन कोशिका कौन सा है, ये युग्मक जो होता है ये प्रजनन कोशिका होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होता है। तो लचीला और कोमल, तांबा जो होता है ये लचीला और कोमल दोनों होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन है कि पौधों में रस आरोहण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। तो ये रस आरोहण जो होता है ये जाइलम के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा 43 यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं 44 में। ये प्रैक्टिस सेट 44 हम देखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा ज़रूर। ये 44 है। हेनरी की इकाई क्या होती है। तो हेनरी की इकाई जो होती है ये प्रेरकत्व का होता है। तो ऑप्शन ए आप सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है। 1 फैराडे किसके बराबर होता है। 1 फैराडे होता है 1 कूलम्ब पर 1 वोल्ट के। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्तित निर्गम में से किस इकाई में अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसको आपको किलो वोल्ट एम्पियर में अभिव्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव अनुभव किया जाएगा। क्या अनुभव किया जाएगा, बल व गुण दोनों अनुभव होंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है एसिड द्वारा। सल्फर अणु को एसिड द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सल्फर के अणु में 8 परमाणु परस्पर जुड़कर यानी रिंग जैसी संरचना को बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसके अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो किसका होता है, तो ये सौर लालटेन का होता है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। तो ये बाजार में फ्रीऑन 12 के नाम से पाया जाता है। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको CFC के भी रूप में जानते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं कि मेलाकोनाइट इनमें से किस विद्युत का खनिज है। तो मेलाकोनाइट जो होता है तांबा का एक खनिज होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसे क्यूप्रिक, इसका रासायनिक नाम देखा जाएगा तो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है यानी कि CuO। सीसा किसका मिश्रण होता है। तो सीसा जो होता है रेत और लवण का मिश्रण होता है।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज आपका कॉड लैंडस्टर ने किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के लिए इन्हें 1930 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। एंटीजन यानी प्रतिजन एक पदार्थ है जो 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 क्या करता है, जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस एक समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त स्वीकार कर सकता है। तो जो AB वाले होते हैं वो किसी भी OB कोई भी ले सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहता है, सेरीकल्चर। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ई महत्वपूर्ण है, विटामिन ई महत्वपूर्ण है गेहूं के अंकुर का तेल। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में विशेष स्थिति को बार बार दोहराता है। तो ये लूपिंग जो है ये एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी प्रोग्राम में विशेष स्थिति को बार बार दोहराता है। निम्न में से कौन सी UPS की भाषा नहीं है। UPS की भाषा क्या नहीं है, तो सी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्ट्रान का प्रयोग डैश के लिए नहीं होता है। तो फोर्ट्रान का प्रयोग जो होता है ये चित्र बनाने के लिए, गणित संगठन के लिए तो नहीं होता है। तो ये दोनों के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फोर्ट्रान का प्रयोग चित्र बनाने के लिए एवं गणित संगणना के लिए नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक कंप्यूटर में असेंबलर होता है। असेंबलर क्या होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदला जाता है। तो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने हेतु यंत्रवत करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है डॉस, लिनक्स, विंडोज़, ऑर्कल। तो ऑर्कल जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संरचना गति उच्चतम होती है। तो संरचना गति लैन का जो होता है सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा एक युग्मक सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। सूखीवर्म, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेविन, कीटनाशक, टेफ्लॉन, फ्लोरीन युक्त बहुलक या फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो फ्लोरीन जो होता है कार्बन का एक अणु होता है। तो ऑप्शन डी ही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाते हैं तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, उसका रक्त का दाब जो होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो WBC जो होता है, WBC विशेष रुधिर कणिकाएं होती है जो हमारा संक्रमण से रक्षा करता है। तो WBC। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या होता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है अंड वाहिनी में होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 44 ख़त्म और 45 देखने वाले हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेट नंबर 45 देखते हैं। 45 कहता है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। तो एम्पियर सेकंड जो होता है ये आवेश का मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आवेश एक अदिश राशि होता है। नेक्स्ट, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये संपीड़न कहलाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लें। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो तत्व का नाम क्या हो जाएगा,
अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है तो वो तत्व हो जाए सिलिकॉन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पोटेशियम के लिए क्या होता है 2 8 8 1 होता है, मैग्नीशियम के लिए 2 8 2 होता है और सोडियम के लिए 2 8 1 होता है। तो 2 8 4 किसका हो जाएगा सिलिकॉन का। नेक्स्ट Na2O एक डैश ऑक्साइड है। Na2O क्या है, ये एक क्षारीय ऑक्साइड है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इबोला क्या है, इबोला एक वायरस है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो होता है ये वृषण में होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है, तो पैरासीटामोल जो होता है ये बुखार के लिए यानी प्रतिजोरकारी प्रहारी औषधि है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम ठोस, गैस, द्रव इन सभी में होना चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। तो कौन सा नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए सर्किट में विद्युत धारा क्या हो। देखिए श्रृंखला में जोड़ने का मतलब है कि R बराबर R1 प्लस R2 यानी कि 10 20 कितना हो जाएगा 30 ओम। वोल्ट इतना है। हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है IR होता है। V बराबर IR होता है। अगर हमको I निकालना है तो हम कहेंगे कि V/R। V कितना है 6 वोल्ट दिया है और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 300। तो 30 6 5 30 1/5 का मतलब होता है कि 0.2 एम्पियर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है कहलाता है। बाहर की ओर जिसकी उभरी होती है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरी होती है उसको ही उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 किलोवाट आवर में क्या होता है, देखिए 1 किलोवाट आवर में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 किलोवाट में क्या होता है 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकेंड होता है। तो 2 किलोवाट में कितना हो जाएगा 2 गुना 1000 गुना 3600। ठीक है, इसे अगर हम लिखेंगे तो 72 गुना 36 गुना 72 गुना 10 के पावर 5 या लिख दें 7.2 इंटू 10⁶ जूल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। तो लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो प्रतिरक्षा प्रदान विटामिन ए करता है। ठीक है, विटामिन ए का प्रमुख कार्य जो होता है दृष्टि रंगों संश्लेषण में भाग लेना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। पौधों के जड़ों का कार्य क्या है प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं है, ये पत्तियों का काम है। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती हैं, तो नीलगाय जो होती है ये हिरण के कुल में आती हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम होती है। तो तांबा की मात्रा सबसे अधिकतम किसमें होती है, तो कांसा में होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है। तो कार्बन क्रेडिट समतुल्य किसके होता है 1000 किलोग्राम CO2 के। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वो आपका लोहा का होता है। किसका होता है लोहा का होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अधिकतर देखिए कांच और हीरा का पूछा जाता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है और हीरा का 2.4 होता है। चलिए
किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है। कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा। देखिए त्वरण यहाँ दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहा है इसका वेग दुगना यानी कि भी जो है 200 मीटर पर सेकंड हो जाना चाहिए। यही हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा। अब देखिए त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। यही होता है। ये कितना है 10, v माइनस यू 200 माइनस 100 बट्टा टी यानी कि ये 100। 10 बराबर 100 बट्टा टी 10 से 10 यानी टी क्या हो जाएगा 10 सेकेंड में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थ में अपघटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है। ये किसके कारण होता है। तो ये CO2 के कारण होता है। क्या होता है जब हम पानी से आटा को गूंथते हैं तो आटे में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस निकलती है जिसके कारण ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है। तो कौन बचाता है जी। तो O3 जो है किरणों से हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को O3 बचाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है। तो चिकन पॉक्स जो होता है ये विषाणु वायरस से होता है। विषाणु वायरस से होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आज हमने 5 सेट एक ही में देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।